बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इस तरह से एक साथ इमरान रियाज खान को मुझे आपने देखा था, मैंने यही कलमात इब्तिदाइया के अदा किए और इमरान ने कहा कि क्या जबरदस्त इब्तिदाइया है। मुझे वो हमारी जो ऑनलाइन मीटिंग थी वो याद आ गई और आखिरी 2 मुलाकातें हुई। एक वो जिसमें हम सब साथ थे, मैं, मंसूर, इकरार, अ, अली और फिर उसके बाद अली काज़िम खान, हम तमाम लोग साथ थे। शीरीज़ादा, हम सब लोग साथ थे। फिर उसके बाद महीने के बाद मैं लाहौर आया तो हम कुछ 7 घंटे साथ बैठे। हाफिज़ साहब भी थे गुजरांवाला से और हम लोग साथ बैठे थे। वो कुछ 6-7 घंटे बैठे, वो लंबी नशिस्त हुई थी, ज़रा मज़ेदार। उसके बाद जो है वो फिर मैं कराची आ गया, आप लाहौर में थे और फिर उसके बाद द रेस्ट इज हिस्ट्री हम सबके सामने है। क्या हाल चाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तारिक भाई आपका और एक मर्तबा फिर आपने मुझे ये ऑनर ये दिया आपने कि आपके साथ बैठकर मैं बात कर सकता हूँ और जब आप बोलते हैं तो फिर हमारे बोलने की गुंजाइश रहती नहीं है, बल्कि हम आपसे सीखते हैं कि बोलना कैसे है और बोलते हुए किन चीज़ों का ख़्याल रखना है। तो वो हम लोग तो यानी ज़बान के मामले में आपसे सीखते हैं और आपके बहुत पीछे-पीछे चलते हैं। तो ये ज़रा थोड़ा टफ होता है मेरे लिए जब भी मैं आपके साथ बैठकर आपके साथ तो टेलीफ़ोन पे बात करते हुए मैं डर रहा होता हूँ कि कोई लफ़्ज़ इधर से यहाँ और यहाँ से वहाँ हो गया, तो वहीं पकड़ हो जाएगी। लेकिन आप बड़ा दरगुज़र फ़रमाते हैं, मेरे जैसे आदमी के लिए ये बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच। मैं ठीक हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। वक़्त कैसे गुज़र गया ये आपके सामने है। कल ही की बातें लगती हैं कि हम बैठे बात कर रहे थे और मैं अभी भी आपका इब्तिदाइया सुन रहा था, तो मैं भी इसीलिए मुस्कुरा रहा था कि ये वो अल्फ़ाज़ हैं जो मुझे बड़े दिल में उतरते हुए महसूस होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो जी, वो मुलाकातें दोनों मुझे बड़े अच्छे से याद हैं। आप शाहिद मुनीर साहब भी आए हुए थे गुजरांवाला से एक मुलाकात में। बड़े जॉली आदमी हैं। कल मेरी उनसे बात भी हुई टेलीफ़ोन पे, कल उनका फ़ोन भी मुझे आया था और वो उनका अच्छा। अपना एक स्टाइल है बात करने का। मुझे कल पूछ रहे थे, "होण असी की करना है?" ये वो आगे का आगे का मिशन पूछ रहे थे, "होण असी की करना है?" मैंने कहा, "जी करने वाले करेंगे आप सब, हमने क्या करना है? हमें जो आपको याद है आपको याद है घर में जो आपका साइड पे ऑफिस बना हुआ है, जी, वहां जी। मैं, आप, हाफिज साहब, हम लोग बैठे हुए थे। हाफिज साहब चले गए उठ के एक बशरी तकाजे की तकमील के लिए। जी, जी। जब वो उस बशरी तकाजे की तकमील करके आए, मैंने कहा मैं चाहता हूं, आपने कहा अब मत जाइएगा, अब मत जाइएगा। तो ये मैंने कहा लाइटर नोट पे पहले याद कर ले जो कुछ हुआ था। आपके घर की वजीर दाखिला कैसी है? मेरे घर की वजीर दाखिला से अभी आपकी दुआ सलाम हुई। जी, आपके घर की वजीर दाखिला कैसी है? अल्लाह का शुक्र है जी, घर वाले सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। मेरी अहलिया भी ठीक है, माँ-बाप ठीक हैं, बच्चे ठीक हैं और ठीक। अभी तक तो चीज़ें खैरियत के साथ हैं। काफ़ी इन्होंने टफ टाइम देखा, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ और बहुत अजीब चीज़ें। लेकिन मैं सीरियसली बताऊँ ये लोग बड़े मैं आई एम ब्लेस्ड कि ये हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाले लोग हैं। इन्होंने ना मेरे साथ कोई गिला किया, ना ये रब से हम्म, गिला करते हैं। रब ने नवाज़ा ही इतना, उसने इतनी मेहरबानी की है। हम जैसे हम्म, छोटे लोगों से, हम जैसे कमज़ोर लोगों से, उसने कोई ऐसा काम लेने की कोशिश की जिसके अंदर थोड़ी बहुत भी अगर हमारी कहीं काविश हमारे वतन के लिए या हमारे लोगों के लिए या हमारे रब की हम्म, रज़ा के लिए है, तो रब का इससे ज़्यादा करम और फ़ज़ल क्या हो सकता है? और मेरे घरवाले जो हैं वो अ, उन्होंने कोई गिला और शिकवा नहीं किया, बल्कि वो मुझसे ज़्यादा बेहतर हैं इन मामलात में। देखिए मैं तो बिल्कुल ठीक। जो चीज़ें फ़ेस कर रहा हूँ या जो चीज़ें कर रहा हूँ, वो मेरे करने की वजह से मैं फ़ेस कर रहा हूँ ना। लेकिन वो हम्म, जो कुछ सारा फ़ेस कर रहे हैं, वो उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल ज़ाती तौर पे नहीं है। हम्म, तो आप ये सोच सकते हैं या इसको आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब मेरे ऊपर वो कोई दबाव ना डालें, तो मैं फिर कितने दबाव में होऊँगा कि ये तो कहते भी कुछ नहीं है। सही, बिल्कुल ठीक। आपको याद है जब आप वापस आए, कुछ कमोबेश 5 महीने, तो कराची एयरपोर्ट पर मैंने आपको बताया, 2 साहिबान मुझे आकर, मतलब बहुत से लोग मिले लेकिन 2 साहिबान स्पेशली आए और वो पायलट थे। एक फ्लाइट जाने वाली थी उनकी इस्लामाबाद के लिए। तो उन्होंने कहा, "कहाँ जा रहे हैं?" "इमरान की तरफ जा रहे हैं।" तो मैंने कहा, कहने लगे, "हाँ यार, वो आप मिलेंगे ना तो बताइएगा कि हम, हमारा घर और ख़ास तौर पे घर की ख़वातीन उनके लिए रो-रो के दुआएँ करती हैं।" मैंने आपको उस वक़्त आकर बताया था। तो ये तो आपके साथ है, पूरे पाकिस्तान की माँओं की, बहनों की ख़ास तौर पर दुआएँ हैं, ब्लेस्ड हैं आप इस मामले में और अल्लाह ताला जो है वो सलामत रखे। अ,
अंकल को, आंटी को मेरा सलाम। अब हम एक और सवाल इस बारे में, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बच्चों ने इस तमाम अरसे में क्या सीख लिया, और इन चीजों को जिनसे आप गुजरे हैं, किस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया इन पर? यार मैंने कुछ अजीब चीज़ें ना, अभी जब मैं पाकिस्तान से गया तो मेरी बच्चों से मुलाकात हुई। तो मैंने एक डिसीजन लिया कि मैंने बच्चों के साथ अब किसी को झूठ नहीं बोलने देना, चाहे सही। छोटा है, चाहे बड़ा है। यानी बच्चों ने तकलीफ को छुपाना सीखा, जो मैं नहीं चाहता वो सीखें। सही। यानी मेरा बेटा मुझे कहता है कि बाबा आप कहीं दोस्त के पास चले गए थे ना? तो मैंने कहा नहीं बेटा, आपके बाप को उठाकर ले गए थे। मुझे उठा के अच्छा। बंद कर दिया था। और वो यानी वो खुद धोखे में रहना क्यों सीखे मेरा बेटा? उफ। यानी उसे ये बात पता है कि मेरे बाप के साथ क्या हुआ। हम्म। लेकिन वो अपने आप को तसल्ली देता है और वो मुझे भी तसल्ली देता है कि देखें बाबा मुझे नहीं पता कि आपके साथ क्या हुआ। ठीक। मैंने कहा नहीं, इसको फेस करना चाहिए। इसे हम्म। पता होना चाहिए कि इसके बाप के साथ जो हुआ उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको डिस्कस ना किया जाए। तो एग्जैक्टली। मुझे यानी पहले मैं ये सोचता था, ये मेरे घरवालों की, मेरी वाइफ की हिकमत अमली हो सकती है, मेरे माँ-बाप की, कि बच्चे उनके दिमाग पे दबाव ना डले। वो ये कहते रहेंगे उनको कि आपके बाबा चले गए, कोई ज़रूरी काम है, कहीं फँसे हुए हैं, वो आ जाएँगे वापस। तो इस तरह की हम्म। चीज़ें उनके साथ, बच्चों के साथ वो डिस्कस करते थे। लेकिन जब मेरे साथ मेरे बेटे ने ये बात की ना, तो हम्म। मैंने उसकी आँखों में देखा और मुझे एक लम्हे में पता चल गया कि ये सब कुछ जानता है। सही। इसे सारा कुछ पता है और ये बेवकूफ़ बनने की एक्टिंग कर रहा है। तो मैं अपने बेटे को एक एक्टिंग के साथ जो है ना, वो नहीं चाहता कि वो हम्म। जिए। मैंने कहा बेटा सही। हमारी लड़ाई चल रही है, हम्म। सच बात ये है, हमारे मुल्क के मामले के अंदर आपके बाबा ने ज़िद पकड़ ली है कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। सही। और पूरा पाकिस्तान जो है वो उसी तरफ खड़ा हुआ है जिस तरफ आपके बाबा खड़े हुए हैं। देखो कितने सारे लोग सही। गिरफ्तार हुए बेटा। फिर मैंने हम्म। उसको बताया कि 20,000 से ज़्यादा लोग पाकिस्तानी गिरफ्तार हुए। ठीक। फिर मैंने उसे बताया कि ये अभी से नहीं चल रहा बेटा, ये लोग कोशिश करते हैं अपने-अपने मुल्कों के लिए। बहुत सारे मुल्क हम्म। ठीक हो गए हैं, हमारा मुल्क भी बेटा ठीक हो जाएगा। इंशाअल्लाह। मैंने उसको आहिस्ता-आहिस्ता बताया कि ये एक लड़ाई, कहता बाबा मैं भी लड़ूँगा ये। मैंने कहा बेटा मैं, दुआ मेरी ये है कि हम ही लड़ लें इसको। आप तक ये आमीन। पहुँचे, आप तक ये पहुँचे ना, लेकिन अगर आप तक पहुँचेगी तो आप यू हैव टू, आपको भी फिर यही हम्म। करना पड़ेगा जो आपके बाबा कर रहे हैं। तो ठीक। कहते हैं आप उन्हें मारते थे आप भी उन्हें? उसने मुझे ये हम्म। पूछा। तो मैंने कहा बेटा ये लड़ाई मार के नहीं जीतते। ये आर्गुमेंट से, और आपने कायल करना है आपने उसको। मैं जिस तरह बच्चे को बंदा समझा सकता है। छोटा हम्म। बच्चा, मैं ज़्यादा उतना कर नहीं सकता, लेकिन जितना मैं उसको समझा सकता था, मैंने उसको बच्चे को समझाया। क्योंकि हम्म। मैंने अपनी वाइफ़ से ये कहा, मैंने कहा इनसे झूठ बोलना बंद करो। इन्हें सही। साफ बताओ कि हुआ क्या है। अब हुआ ये ठीक। था कि वो अपनी तकलीफ छुपाना सीख गया था और वो उसने 2-3 बच्चों पे अटैक किया, सही। जहाँ वो स्कूल में पढ़ता था। हम्म। एक बच्चे को चोट भी लगी और फिर ये मामला जो है वो एक इंक्वायरी की तरफ गया। हम्म। फिर उन्होंने रिकमेंड किया, हमने बेटे को चेक करवाया जाके, तो वो पता चला कि वो थोड़ा अग्रेसिव हो गया। अब सही। जब प्रॉपरली हमने उसको देखा तो वो थोड़ा डरा हुआ था। और हम्म। वो यानी नॉर्मली ऐसा होता है कि कई जगह नहीं भी होता, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि जो आदमी डर जाता है वो बाद औक़ात फिर अटैक करता है, अपने डर को छुपाने के लिए। सही। यानी आसान हथियार है ना कि आप अगर डरे हुए हैं तो आप हमला कर दें। हम्म। तो वो थोड़ा-सा उसको था ये प्रॉब्लम, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो ठीक है अब। अ, बच्चों में डिस्टर्बेंस भी हुई कुछ चीज़ों को लेकर, लेकिन हम्म। अ, यार गिला कोई नहीं है ना। देखिए मैं अब ये रोना-पीटना और ये सारा कुछ बताऊँगा तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तारिक भाई सुनने में अच्छी नहीं लगेंगी। और अपनी हम्म। कमज़ोरी क्या, बंदा अपने पेट से कपड़ा उठाए। और जो हुआ ठीक ठीक। हुआ भी। हमने जो सीखा उससे हमने कुछ ना कुछ हासिल किया। हम्म। स्पेशली मैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे वो सबक दिया, जो मुझे कोई किताब नहीं पढ़ा सकती थी। हम्म। जो सबक मुझे कोई उस्ताद नहीं सिखा सकता था। जो सबक हम्म। मुझे पाकिस्तान के सारे सहाफ़ी और सारे प्रोग्राम्स के अंदर आने वाले जितने भी हमारे मेहमान होते हैं, वो सब मिलकर नहीं बता सकते थे। जो हम्म। सबक मुझे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने गुज़िश्ता 2 ढाई साल में सिखाया। अब वो सबक हम्म। सीखने के बाद मुझे कम से कम ये पता चल गया कि हमने जाना किस तरफ को है, हमारा रास्ता कौन-सा ठीक है और हमने निकलना कैसे है इस सारे में से। ठीक। अच्छा, मैं एक और चीज, चूंकि ये जो है ना हिजरत की कहानी,
ये हो चुकी है। आपने समीना पाशा को, सभी को, दीगर दोस्तों को, आफ्ताब भाई को आपने सुना दी, तो इसलिए उसको रिपीट नहीं करते। सबसे पहले अभी जो मैंने आपको हमारी, सुनाई थी भाई, सबसे पहले आपको सुनाई थी। जी वो हम लोगों ने उस रोज मैं बात कर रहा था, मैंने मैंने आपको कहा पता है कि सुनाई थी सारी बात। जी याद है मैंने आपको एंड में एक मैंने आपको एक जुमला भी कहा था। मैंने आपसे एग्जैक्टली कहा था ये सारी अमानत मैंने आपके पास रख दी है भाई। मेरे एग्जैक्टली साथ ये हुआ है और ये सब कुछ में से मैं गुज़रा हूँ। मैं सिर्फ़ हम्म आपको बताने का मकसद ये है कि अगर मेरा सफ़र कहीं पे रुक जाए, तो आपको पता हम्म होना चाहिए कि मैं कहाँ से गुज़रा था। ठीक। अच्छा मैं आपको बताऊं क्या हुआ। उस रोज कुछ मेरी आदत है कि मैं इस वक्त ना, जब हम ये बात कर रहे हैं तो खासा लेट है, तो मैं इस वक्त काम करता हूँ और फजर जो है वो पढ़ के फिर मैं सोने के लिए लेटता हूँ। तो उस वक्त मैं, कुछ ऐसा ही मौका था, तो मैं अपनी कुछ चीजें पढ़ रहा था, कुछ नोट्स बना रहा था, तो आपका एक वॉइस नोट आया पहले, उसमें ना बड़ी भर्रायु सी आवाज थी, और उसमें आपने पहले ये कहा कि भाई अगर जाग रहे हैं तो वॉइस नोट कीजिएगा, बात हो सकती है। मैंने वॉइस नोट किया और फौरन कॉल आई। मैं कह रहा था अपनी बेगम से भी और वैसे भी, मैंने कहा यार इतनी लंबी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं होती। उस रोज हम लोगों ने कुछ मेरे ख़्याल व्हाट्सएप पर हाँ, दो हाँ। से तीन बार कट के बाद जो मुकम्मल की, वो कि 3 घंटे की हमारी गुफ्तगू थी। और मैंने उस दरमियान में, ये जो कमरा है ना पीछे, ये दरवाजा, मैं अंदर था इस कमरे के, यहां से निकला और ये लाउंज है, वो कोने पे किचन, मैंने वहां जाके, अपार्टमेंट इसी स्टाइल के बने होते, तो मैंने वहां जाके आपसे गुफ्तगू करते करते चाय रखी, सुबह फजर के आसपास का वक्त, चाय रखी, चाय रख के चाय बन गई, मैं दोबारा आके बैठ गया, फिर वापस उठा और उठ के मैंने गुफ्तगू शुरू की और फिर चाय निकाल ली, वापस आ गया, और ये चलती रही, बहुत लंबी गुफ्तगू मैं हुई। मैं जो आपको बातें उस दिन बता रहा था, ये क्योंकि मैं हम्म पहली दफ़ा किसी से बात कर रहा था, तो मैं साथ-साथ रिकॉल कर रहा था। हम्म मैं जमा कर रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या-क्या। यानी जब मैं आपके हम्म साथ बात कर अभी जब भी मैं बात करता हूँ, मुझे कुछ और बातें, कुछ और लम्हात, कुछ और चीज़ें याद आ जाती हैं, हमेशा बात हम्म करते हम्म यानी बहुत सारी ऐसे छोटे-छोटे इवेंट्स होते हैं, जब आप इतने लंबे एक ट्रैवल में से गुज़रते हैं, हम्म तो वो बहुत सारी चीज़ें आपको याद आती हैं। मैं उसको रिकॉल कर रहा था, जब मैं आपको बता रहा था ना, तो साथ-साथ हम्म, मुझे चीज़ें याद आती जा रही थी कि ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, ये भी हाँ। हुआ था। अच्छा मैं क्या हुआ, सौराब बरकत वाला, सभी काजमी वाला, समीना वाला, मुख्तलिफ चीजें जब मैं देख रहा था ना, तो मैं कह रहा था ओके ये, इसमें इस जगह, क्योंकि वो बताते हुए मेमोरी होती है ना, और गुफ्तगू का फ्लो होता है, टूटता इस है, जगह मैं सवाल ये होते हैं। जगह आ रहा था, इस हाँ जगह मैंने कहा इस मैं जगह ये चीज थी, ये चीज नहीं थी, ये मिस हो गई, तो वो मैं उसको बड़ा इंजॉय कर रहा था, मेरे सामने वो शायद पूरी, सबसे तफ़सील से मैंने आप ही को बताया होगा, मेरे ख़्याल में, क्योंकि सबसे एग्जैक्टली नया था उस वक़्त वो सारा इंसिडेंट। अभी तो मैंने उसके पॉइंट सारे लिख लिए हैं, एक-एक चीज़। बल्कि 2-3 चीज़ें मुझे याद आ रही थी आज, मैंने वो भी उसके अंदर मैं लिखूँगा। तो हम्म वो मैं एक-एक चीज़ लिख रहा हूँ कि मैं कहाँ से गुज़रा, कैसे गुज़रा, कितने लोग मिले, टोटल इंटरेक्शन कितने लोगों से हुई, तो ये वो सारा किताब का मुझे पता। मटेरियल है इमरान, ये किताब का मटेरियल है, ये डिमांड करता है पूरा मुझे सफर, वो इस राब्ता पर एक कर रहे थे किताब कुछ हो। लोग, वो ये बोल रहे थे कि ये तो वो है डॉक्यूमेंट्री है, या वो जैसे वो को एक बंदे ने मुझे राब्ता किया, उन्होंने कहा वो बनाना चाहते हैं, इसके ऊपर कोई सीरीज़ बनाना चाहते हैं। हम्म। तो कहते जी आप ये सारा हमें बता दें। मैंने कहा जी आप पूछ लें, मैंने सारी दुनिया को बताया, आपको भी बता दूँगा, इससे मुझे क्या फ़र्क मैं पड़ता है? मैं क्यों कह रहा हूँ किताब का मटेरियल है, देखें डॉक्यूमेंट्री होती है ना, चीज प्ले होती है, आप स्मार्ट टीवी पे देख रहे हो, मोबाइल पे देख रहे हो, पॉज करेंगे, रुकेंगे, निकल जाएगी, किसी की बात सुन रहे होंगे। किताब ना महबूबा की तरह होती है, वाह, वाह! किताब आपके हाथों में होती है, आप लेट गए, बैठ गए, सीने पे रख लिया, कुछ देर अपने हाथों में थाम के रखा हुआ है। किताब से जो कनेक्शन होता है ना, वो कनेक्शन वीडियो से कहीं नहीं और होता, बनता ही नहीं है। एग्ज़ैक्टली। वो बनता नहीं है, तो इसलिए ये किताब का मटेरियल है। एक दूसरा चले, अब इससे आगे मैंने कहा ना पाकिस्तान की कहानी की बात करते हैं। इस वक्त जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, जबर की फिजा जब हम कहते हैं, ये बढ़ती चली जा रही है, घुटन बढ़ती चली जा रही है। कभी कभी लगता है कि इन हालात में, अच्छा आप तो वो है ना, वो आदमी जो कहता है दिल नहीं छोड़ना, मुझे कई दफा लगता है, और मैं बाहर लोगों से मिलता हूं ना, उनमें भी होता है, वो ये कहते हैं यार मायूसी नहीं हो रही, नाउमीदी नहीं हो रही, दिस टू शैल पास वाली बात हम कर तो देते हैं, लेकिन लग रहा है कि यार कैसे बहुत ज्यादा वो हर दरवाजा बंद करते जा रहे हैं, वो हर चीज बंद करते जा रहे हैं, हर चीज मुट्ठी में, गिरफ्त में,
और फिर उसके बाद उसको और मजबूत करते जा रहे हैं, तो मायूसी नहीं हो रही, बढ़ नहीं रही, लोग ये बात करने लगे हैं। तारिक भाई आपकी बात ठीक है। यानी मैं 1 हफ्ता लगभग बीमार रहा हूँ, तो बीमार हम्म, आदमी को थोड़ी ज़्यादा मायूसी होती है, हम्म, क्योंकि वो बीमार भी होता है ना, बीच में हम्म, मुँह का ज़ायका भी खराब होता है, दवाइयाँ हम्म, खाने की वजह से। इन्फेक्शन भी था, तो बात भी नहीं मैं सही तरह कर पा रहा था। 1-2 दिन मैंने काम भी नहीं किया अपना। हम्म, तो मुझे चंद लम्हात मुझे भी ऐसा लगा कि जैसे चीज़ें हाथ से निकल रही हैं। हम्म, तो मैं सो गया हम्म, और मैंने सोचा कि जब मैं उठूँगा तो कोई फ़ैसला करूँगा कि अब करना क्या है। हम्म, मायूसी होती है तो आदमी कोई ना कोई डिसीज़न लेता है फिर उसके बाद। हम्म, तो उठने के बाद जो मुझे जवाब मिला अपनी बात का, वो बड़ा आसान और सिंपल है। चीज़ें मेरे हम्म, हाथ में थी कब जो निकल रही हैं। सही। तो बात खत्म, जिसके हाथ में चीज़ें हैं उस पे छोड़ो, अपना काम करो बस। एग्जैक्टली। मायूसी तो तब होगी ना, मायूसी तो हम्म, तब होगी जब आप कुछ करने के काबिल होंगे या सही। आपका भरोसा खत्म हो जाए अपने रब के ऊपर। तो बेशक। ये तो आंधियाँ पहले बहुत चली हैं, अंधेरे तो हम्म, पहले भी बहुत घटाटोप किस्म के आए हैं। आप नबी एग्जैक्टली। अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम की सीरत उठा के पढ़ लें। आप हम्म, और कुछ नहीं, सिर्फ वाक़या करबला को निकाल के पढ़ लें, हम्म, तो क्या उतना भी अंधेरा हो सकता है? उन हम्म, अंधेरों में से कैसे रोशनी निकलती है? हम्म, तो वो रोशनी तो तब भी उसके कंट्रोल में थी जो रोशनी का मालिक है, जो अंधेरे का मालिक है। ठीक है। हम्म, तो जब आपके कंट्रोल में ही कुछ नहीं है, तो हम बिला वजह हम्म, चौधरी बने हुए हैं कि मायूस हो जाएँगे। ठीक। हमारा कोई राइट नहीं है मायूस होने का, सही। मेरा ये मानना है। हम्म, वी डोंट हैव अ राइट, ये हमें वाह। तो ये हक ही नहीं पहुँचता कि हम मायूस हो जाएँ। भई सही। जब आपके हाथ में ही नहीं है, जिसके हाथ हम्म, में है, उसने जब आपको कहा कि मायूस नहीं होना, तो फिर आप हो ही नहीं बिल्कुल। सकते। तो रोशनी ठीक। उसके हाथ में है, वो कैसे अंधेरे को फाड़ के उजाला लेकर आएगा, आप देखिएगा। मैं और आप, तारिक भाई, हम्म, बैठ के जब बात कर रहे होंगे और हैरान हो रहे होंगे कि ये ऐसे हो जाता है, या हम्म, ये इस तरीके से होना था। और ये हम्म, ऐसे एक दफ़ा नहीं, 1000 दफ़ा पहले हुआ है, और वो 1000 दफ़ा हम्म, वो हुआ है जो हमने होते हुए देखा है। हम्म, और जो करोड़ों अरबों मर्तबा उसने किया मालिक ने, काया पलट दी हम्म, अपने लम्हों के अंदर, तो वो आप हम्म। देखेंगे होता हुआ। अच्छा, मैंने कुरान की एक वो आयत मुझे नहीं याद उसके अल्फाज अरबिक में, लेकिन उसका मफहूम है कि एक वक्त आएगा कि जब तुम इस मुश्किल से निकल जाने पे मुस्कुराओगे, शुक्र अदा करोगे और तुम कहोगे कि ये उससे ज्यादा है जो मैंने मांगा था। तो क्या खूबसूरत बात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो आपको ये भरोसा, ये यकीन देता है। सूरह ज़ुहा में है, आखिरी कुरान पाक का सुपारा है, वहाँ पे एक सूरत है अल्लाह ताला की, उसमें अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम को मुखातिब करते हैं और उन्हें बताते हैं, वो मायूसी के आलम के अंदर एक कुछ आयात हैं एक सूरत की, कि क्या अल्लाह ताला ने उस वक़्त ये नहीं किया था? क्या अल्लाह हम्म, ताला ने आपको नादार पाके गनी नहीं किया? क्या अल्लाह हम्म, ताला ने आपको इस हालत में पाके ये नहीं दिया? तो वो हम्म, कुछ चीज़ें अल्लाह ताला गिनवाते हैं और उसके बाद अल्लाह ताला ये भी बताते हैं कुरान पाक में कि अल्लाह ताला इससे बेहतर देगा और राज़ी करेगा। ठीक। तो वो ठीक। अल्लाह है, वो हमारा रब है सर, उसके तो कंट्रोल में ही है सारा कुछ। तो मायूस ठीक। होने का हमारे पास कोई लाइसेंस नहीं है, लिहाज़ा बजाए मायूस होने के अपना काम करें सर फेंक के। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये तो है ईमान की बात, यकीन की बात, जो हर हाल में बरकरार रहना चाहिए। यही तकमील ईमानी के लिए लाजिम है। अब किरदारों पर, हालात पर, वाकयात पर बात कर लेते हैं। तो देखिए कंट्रोल अच्छा किया उन्होंने, ये तो बात ठीक है आपकी, कंट्रोल तो उन्होंने अच्छा, यानी जाल ठीक। जाल चारों तरफ से बिछाया, ठीक बिछाया। और हम्म, जहाँ-जहाँ पे फिक्स करने के मामला थे, वहाँ-वहाँ पे फिक्स किया है। कोई एक भी अब हवा आने की जगह ना बच जाए, तो उसका भी पूरा हम्म, बंदोबस्त किया है। अदलिया से प्रॉब्लम रहता था, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को गुज़िश्ता दहाइयों में अदलिया से बड़ा सीरियस इश्यू रहा। परवेज़ मुशर्रफ जिस अदलिया से नहीं निमट सके, उस अदलिया से मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट ने निमट लिया है और हम्म, उसने उसको कंट्रोल कर लिया काफ़ी हद तक। अपनी मर्ज़ी की अदालतें भी बना ली गईं, अपनी मर्ज़ी के बेंचेस भी बना लिए गए और जजेस की ट्रांसफ़र पोस्टिंग का धंधा खोल के जिस तरीके से कहीं और से जज को लाके चीफ जस्टिस बनाने का बंदोबस्त किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, फिर जैसे लाहौर हम्म, हाई कोर्ट में, तो अपने जजेस की भर्तियाँ, अपने जजेस को लेकर आना, नए जजेस अपनी मर्ज़ी के लेकर आना,
और अपनी मर्जी के जो है आईनी बेंचेस बनाना, ये सारी चीजें करने के बाद कम से कम पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो एक बड़े लंबे अरसे से ख्वाहिश थी कि अदलिया को कंट्रोल किया जाए, उसमें वो कामयाब हुए हैं। ये बात ठीक है। ठीक। एस्टेब्लिशमेंट अदलिया को कंट्रोल करने में बड़े लंबे अरसे से कामयाब नहीं हो पा रही थी। ये 30 साल की ख्वाहिश है, 30 साल से भी ज्यादा हो गए। ज़िया-उल-हक के दौर के बाद से जब अदलिया ने अंगड़ाई ली, तो अदलिया को कंट्रोल करने की जो ख्वाहिश है, वो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर पनप रही थी और वो बहुत कोशिश कर रहे थे। इसमें जो आखिरी ज़ोर लगाया वो परवेज़ मुशर्रफ ने बड़ा ज़ोरदार तरीके से लगाया था, वो भी नाकाम हो गए। तो अभी अगर मुझे ये मानना पड़ेगा कि एस्टेब्लिशमेंट ने अदलिया को कंट्रोल किया है। मीडिया इससे बेहतर कंट्रोल जो है वो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी नहीं हो पाया था, जितना अच्छा कंट्रोल मीडिया का इस वक़्त है। तो मीडिया को कंट्रोल की भी जो एक पुरानी ख्वाहिश थी, वो काफ़ी हद तक पूरी हुई है और मीडिया की जो आवाज़ उठती है, जैसे अभी हबीब अकरम साहब और काशिफ अब्बासी और अतर काज़मी भी अगर आपको काबिल कबूल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अ, बड़ा ठीक-ठाक कंट्रोल उन्हें अभी मज़ीद चाहिए और वो उसी रास्ते पे चल रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब ये मुझे उठाया हुआ था ना एजेंसियों ने, तो मुझे मार-कूट के कहते थे कि काशिफ अब्बासी को देखो ना, वैसे क्यों बन जाते? तो वो काशिफ हाँ। अब्बासी का ही बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं हैरान हो रहा था कि जिस काशिफ अब्बासी की मुझे मिसाल दी जा रही थी, इससे पहले भी काशिफ अब्बासी साहब का प्रोग्राम बंद किया गया था, नवाज़ शरीफ साहब पे तनकीद के हवाले से, आज से कोई 1 साल पहले। मैंने तब काशिफ अब्बासी साहब को फ़ोन किया था। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा, "काशिफ अब्बासी साहब, भाईजान मुझे वो लोग मार-कुट के कहते थे कि काशिफ अब्बासी की तरह बन जाओ।" कहते फिर मैंने कहा, "आज आपका प्रोग्राम बंद हो गया।" मैंने कहा, "वो बंदे मेरे मत्थे लग जाए ना।" तो मैं उनको, यार तुमने तो काशिफ अब्बासी को भी नहीं छोड़ा। तो ये होता ये है कि आप जब अपनी स्पेस छोड़ते हैं ना, तो जो कदम आप उठा लेते हैं, स्पेस उसकी हो जाती है जिसकी वजह से आप वो कदम उठाते हैं। ठीक। फिर जो कदम आप एक और उठाते हैं, वो भी उसका हो जाता है। तो आप अपनी स्पेस को जितना छोड़ते चले जाएँगे, ये मेरा मैसेज सिर्फ मीडिया के लिए नहीं है, अदलिया के लिए भी है। ठीक। अदलिया ने भी अपनी स्पेस को रफ्ता-रफ्ता छोड़ा। आज अदलिया को समझ नहीं आ रही कि हमारा कोई एक फैसला भी नहीं, कोई इज़्ज़त ही नहीं है हमारी। हमारा तो गेम ही खत्म हो गया। हमारी तो औकात ही खत्म हो गई। तो अदलिया ने अपनी स्पेस को छोड़ते सारी स्पेस स्पेस जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को दे दी। यही काम पाकिस्तान की मीडिया ने भी किया। अच्छा, किस्मती से जहाँ से ये काम का आगाज़ हुआ वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है। पार्लियामेंटेरियंस की ताकत अपने पार्लिमान में होती है। इन बेवकूफ़ों को पता ही नहीं चला, इन्होंने अपनी ताकत पूरी की पूरी एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में दे दी। इनकी प्रोटेक्शन की जो जगह है ना, इन्होंने वहाँ पे खुद छापे पड़वा दिए। ये ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं, इन्होंने वो काम करवा दिए अपने साथ कि अपनी पूरी की पूरी प्रोटेक्शन का बेड़ा गर्क कर दिया। फ़र्ज़ करें कल इसी पार्लियामेंट से नवाज़ शरीफ को घसीट के ले जाए कोई, क्या फ़र्क पड़ता? अभी तो लोगों को लेकर गए हैं। कल यहीं से अगर कोई शहबाज शरीफ को एक टाँग से पकड़ के घसीटता हुआ ले जाए, तो क्या फ़र्क पड़ता है? पहले भी गए हैं। तो ये इन बेवकूफ़ों ने सिर्फ़ एक-दूसरे की मुखालफत में अपनी जो जो हाउस इनकी पावर इनका पावर हाउस था, इन्होंने वो भी उसमें भी अपनी स्पेस को ज़ाया किया। तो ठीक। ओवरऑल अगर आप देखें तो उन्होंने अच्छा बंदोबस्त किया, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने। इससे पहले वो इतनी बेहतर अंदाज़ में चीज़ों को कंट्रोल करने में कभी कामयाब नहीं हुए, जितना वो इस दफ़ा कामयाब हुए हैं। लेकिन ये कोई भी चीज़ दायमी नहीं होती, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। यानी इनसे बहुत अच्छा कंट्रोल था उसका, हसीना वाजिद का, बहुत अच्छा कंट्रोल था उसका। यानी ये तो अभी उस कंट्रोल के बारे में सोच भी नहीं सकते जो हसीना वाजिद के पास था। उसको तो सही। गायब करने के लिए या सज़ाएँ देने के लिए बाज़-औक़ात अदालतों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। सही। ऐसा स्याह और सफ़ेद की मालिक थी अपने मुल्क में। तो जब उसका पत्ता साफ हो गया तो ये क्या बेचते? सही। लेकिन पता है क्या हुआ? हसीना वाजिद वाले मामले में अ, कुछ 15-16 साल लग गए। हाँ, चीज़ें लग गई, बहुत वक़्त लग गया। तो जी। हमारे यहाँ एक और सवाल ये पैदा होता है, क्या इतने ज़्यादा बरस, क्या इतना ज़्यादा वक़्त, क्या इतनी ज़्यादा घुटन, इतने लंबे अरसे के लिए घुटन, क्या ये रहेगी? तो ये जो सवाल है ना, अब ये जब कोई नहीं, इसका पूछता है ना जवाब तो मुझे लोगों के लगता है पास यार। है। तारिक भाई, लोगों के पास है इसका जवाब। हुँ। भई अगर आपका दिल कर रहा है ज़्यादा अरसा घुटन में रहने के लिए तो रह लें, नहीं कर रहा तो भई जल्दी करो फिर। ये तो हुँ। इट डिपेंड्स ऑन द पीपल ऑफ पाकिस्तान। आप ये लड़ाई खुद लड़ना चाहते हैं या अपने बच्चों के लिए छोड़ कर जाना चाहते हैं?
हम्म। यानी मुझे और तारिक मतीन साहब को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने तो शायद सोच लिया है कि भई अब इसी के साथ जीने की आदत डालनी है। हम्म। मे बी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने भी सोच लिया है कि अब पब्लिक के साथ मुखालफत में ही जीने की आदत डालनी है। हम्म। यानी आज अमार अली जान साहब का मैं एक जुमले में उन्होंने दरिया को कूज़े में बंद किया। हम्म। उन्होंने कहा उन्होंने आपको बता दिया है कि उन्हें अब आपकी मुखालफत से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम्म। तो ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने अगर जीना सीख लिया, इस हम्म। चीज़ के साथ कि लोगों की मुखालफत के साथ भी जिया जाता है और हम्म। चीज़ें आगे बढ़ाई जाती हैं, अपना बिज़नेस किया जाता है। तो पाकिस्तान के अवाम ने भी अगर जीना सीख लिया इसी फस्तायत के साथ, तो एक अलग चीज़ है, हम्म। लेकिन फस्तायत की एक बड़ी खूबी होती है, हम्म। वो एक-एक डिग्री करके बढ़ती रहती है। वो कभी भी एक हम्म। जगह पे सस्टेन नहीं करती। तो जब तक वो खत्म नहीं हो जाती ना, वो तब तक आगे बढ़ती रहती है, तब तक आगे हम्म। बढ़ती रहती है। उसके बढ़ने की रफ्तार उसके खात्मे की तरफ उसको लेकर जा रही होती है। अब लोगों ठीक। को अगर जल्दी है, लोग कह रहे हैं 15 साल में नहीं करना, तो भैया 15 दिन में कर लें। हम्म। लेकिन अब जो इनकलाब पाकिस्तान में आया, वो आ चुका है। हाँ, वो 8 फरवरी को आ गया। मेरी मेरी नज़र में तो इनकलाब आ चुका है भाई। मेरी नज़र में इनकलाब आ चुका है। अब ये जो हो रहा है ना, ये कुछ और चाह रहे हैं। जो असल इनकलाब है, वो आ चुका है 8 फरवरी को। अब जिस तरह का इनकलाब ये पाकिस्तान का निज़ाम चाह रहा है ना, खुदा न खास्ता मामला उस तरफ गया, तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि फिर उसके नताइज क्या होंगे। और ये जो लोग बेवकूफ़ बनाते हैं ना कि बंगाली कौम थे, पाकिस्तानी कौम नहीं है, हम्म। ये सिर्फ़ लोगों को मुतनफ़्फ़र कर रहे हैं। हाँ। ये सिर्फ़ लोगों को डीमोरल कर रहे हैं। ये सही। सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों को कह रहे हैं कि दिल छोड़ दो। आप तो हम्म। कर ही नहीं सकते, आपसे होगा ही नहीं। यानी एक हम्म। टीम जब खेलने के लिए मैदान में जा रही है और पूरा स्टेडियम कह रहा हो कि ओह! ये कौन-सी टीम है? ये कैसे खेलेगी? कोई इन्हें तो पता ही हम्म। नहीं है खेलने का। हम्म। उनके अंदर से भी लोग कहना शुरू हो जाएँगे, यार अब हमने क्या खेलना है इनके साथ, इतनी बेहतरीन टीम है। तो हारी हुई हम्म। बॉडी लैंग्वेज के साथ फिर वो जीत ही नहीं सकते। तो सही। पाकिस्तानियों को इतनी मर्तबा कहो कि बंगाली कौम है कि उन्हें लगे कि पाकिस्तानी कौम ही नहीं है। ऐसा हम्म। नहीं है, बंगाली और पाकिस्तानी दोनों कौमें, दोनों ने मुकाबला किया था, दोनों ने एक मुल्क बनाया था। हम्म। बदकिस्मती से जो दोनों की एस्टेब्लिशमेंट थी, उसकी गलतियाँ सामने आई और दोनों 2 अलग टुकड़ों में 2 अलग मुल्क बन गए। हम्म। हम कोई इतने गए गुज़रे लोग नहीं हैं। बांग्लादेश ने अगर 15 साल में ये लड़ाई जीत ली है, हो सकता है पाकिस्तानी ये लड़ाई 5 साल में जीत लें। तो 3 हम्म। साल तो लड़े हैं ना, और जो 3 साल लड़े हैं तारिक भाई, हमें ये बात माननी पड़ेगी कि क्या लड़े हैं यार। मैं बेशक। पाकिस्तानियों को खराज तहसीन है। यकीन करें, पश्तूनों को खराज तहसीन, बलोचों को खराज तहसीन, पंजाबियों को तो सर पे हाथ रख के सलाम है। हम्म। क्या आप लड़े हैं, खूबसूरत लड़ाई लड़ी है आपने, कमाल टक्कर दी है आपने, हम्म। हिलाकर रख दिया आपने 70 साला साम्राज्य को। हम्म। आज ये उन्हें नींद भी नहीं आती, आप ही के बारे में सोचते हैं हर वक़्त। हम्म। कमाल के फाइटर्स हैं आप लोग, बगैर हम्म। मारे आपने शिकस्त दी है और हर महाज पे दी है और बार-बार दी है। तो ये अल्लाह ताला आपके जज़्बे को सलामत रखे। इस जज़्बे के साथ आप सिर्फ़ सस्टेन करें, और ये लड़ाई जो होती है ना, तारिक भाई एक और चीज़ मैं आपको हम्म। बताता हूँ, ये ऐसे-ऐसे होती है हमेशा। हम्म। ये अप्स एंड डाउन के साथ होती है। हम्म। ज़रूरी बात ये होती है कि आपके जो उसूलों की लड़ाई है, वो हम्म। चलती रहनी चाहिए। ये जो आप आपने उतार चढ़ाव बताया ना, अल्लामा इकबाल ने कहा था, जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। तो ये इसी तरह का मामला किसी है। दिन आपको कराची सरप्राइज़ करेगा, किसी दिन आपको पेशावर हम्म। सरप्राइज़ करेगा। जब सारे चुप हो जाए, एक दिन काफ़ी मायूसी थी, जो है हम्म। पाकिस्तानियों में, कि यार ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा। तो शाम को मैंने आपका ट्विटर देखा, तो आपने उसमें कराची का कोई कि ये अचानक नज़र पड़ी हो, भई ये कराची में क्या हो गया? हम्म। ये थोड़ा अरसा पहले की बात है कि जब कहीं से कोई एहतजाज के लिए लोग वो कर रहे थे, शायद 8 फरवरी के हवाले से था या उससे पहले का कोई था। हम्म। तो उसमें आपने अचानक आपने निशानदेही की, 1-2 और दोस्तों ने निशानदेही की, भई कराची के विजुअल्स पे तो नज़र नहीं पड़ी। और हम्म। कराची के अंदर तो लोग बहुत बड़ी तादाद में निकले हैं और ये लोगों ने क्या कर दिया है। हम्म। तो लोग अपने हाथ में चीज़ें लेते हैं। कभी कहीं से कोई निकलता है, कभी कहीं से कोई निकलता है, ये उतार-चढ़ाव चलता रहेगा। इस लड़ाई हम्म। में ऐसे लम्हात आएँगे, जब एक फरीक को लगेगा कि वो हार गया, हम्म। लेकिन फिर वो लम्हात तब्दील हो जाएँगे, थोड़ी देर के बाद, फिर दूसरे हम्म। फरीक को लगेगा। तो ये अभी चलना है मामला।
ये भी चलना है मामला, इतनी जल्दी रुकेगा नहीं। और देखिए सही। का जो एक सेट पैटर्न है ना पूरी दुनिया में, हम्म। हम ये देख लेते हैं ना कि एस्टेब्लिशमेंट की हुक्मरानी के साथ एंड ऑफ द डे होता क्या है? सही। एक एंड ऑफ द डे भी आता है ना, हम्म। हर एक गेम का एक इख्तिताम होता है। हम्म। तो आप तारीख की सारी किताबें उठाकर देख लें कि जबर और फस्तायत के साथ जब भी कोई एस्टेब्लिशमेंट रूल करती है, हम्म। या लोगों का एक ग्रुप या अपने मफादात के लिए इकट्ठे होकर लोगों को दबाने के लिए जब भी कोई फोर्सेस काम करती हैं, तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद अल्टीमेटली तमाम केसेस में जीत अवामुल नास की हो जाती है। सही। एंड ऑफ द डे ये पैटर्न है, ये पैटर्न है, वो और यही पैटर्न फॉलो होगा। यहाँ पे भी यही मुझे होगा। पता नहीं क्यों, मुझे पता नहीं क्यों अशार, नज़्में, ये सब चीजें बहुत याद आती हैं जब गुफ्तगू कर रहे हो। वो अमजद इस्लाम अमजद साहब की एक नज्म का एक उसकी कुछ लाइंस हैं। जमाना इससे पहले भी कई हाथों से गुजरा है, जमाने को अभी आगे कई हाथों से जाना है। वाह। तो ये जो है ना, ये बदलती रहेगी, ये चेंज होगा। एक आज है, एक कल आएगा, एक उसके बाद आएगा। जो आज है वो शिकस्त खाएगा, फिर कल जो आएगा वो कहेगा नहीं मैं उससे बड़ा, फिर वो शिकस्त खाएगा, फिर उसके बाद आएगा वो शिकस्त खाएगा। तो ये ना रुकने वाला सिलसिला है। और शिकस्त जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो लोगों को वसीला बनाता है और उस वसीले से मिलती है। अल्लाह जो है वो कई दफा बंदा नहीं मारता, मत मार देता है। और जब वो मत मार देता है ना, तो फिर उसके बाद जो है वो हाल बुरा होना शुरू होता है।